हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए, तो आपके पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास आया है, जो कि 2 नंबर का है। और इसमें आपसे पूछा गया है एक न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए, यह कोशिका में कहाँ पाया जाता है। आपको पूछा गया है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, राइट इज इट फाउंड इन द सेल, वेयर इज इट फाउंड इन द सेल। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है। आंसर देख लीजिए। सबसे पहले आपने कहा न्यूक्लियोसोम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो न्यूक्लियोसोम है वो डीएनए के सबसे बेसिक यूनिट को कहा गया है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कहाँ पाया जा रहा है। आपने कहा कि जो, और किस सेल की बात हो रही है, आपने कहा यूकैरियोट सेल की बात हो रही है। दो प्रकार के सेल आपने पढ़ी थी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। which consist of a segment of DNA bound in sequence around histone protein codes। तो किससे मिलकर के बना होता है ये। आपने कहा कि यहाँ पे डीएनए के सेगमेंट होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो न्यूक्लियोसोम का आपके पास एक एग्जांपल आया है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपने कहा सबसे पहले तो डीएनए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग प्रकार की होती है, जिनके नाम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है, किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया टेम्पलेट रज्जुक और कूटलेख रज्जुक में कोई दो अंतर लिखिए, यानी कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार आता है, इजी क्वेश्चन है। इसे हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, होमवर्क में ये क्वेश्चन करके लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम कहाँ स्थित होते हैं, इसका क्या कार्य है। यानी कि वेयर इज एक्रोसोम लोकेटेड इन ह्यूमंस, व्हाट इज इट्स फंक्शन। एक्रोसोम क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, ये आपको पूछा गया है। तो जैसे कि इमेज में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मेल गैमेट की इमेज आपको दिखाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेल गैमेट में प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होता है, तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा द एक्रोसोम इज अ यूनिक मेम्ब्रेनस organelle located over the anterior part of the sperm nucleus that is highly converted throughout evolution। ठीक है, आपने क्या पूछा, जो एक्रोसोम है वो क्या है, एक यूनिक मेम्ब्रेन है जो कहाँ पे पाई जाती है, मेल गैमेट में पाई जाती है, एंड दैट इज हाईली कंजर्व थ्रूआउट इवोल्यूशन। ठीक है, दिस एसिडिक vacuole contain a number of hydrolytic enzymes that when secreted help the sperm penetrate the egg coat। सबसे पहले इमेज को देखिए। ठीक है, ये है मिल्क गैमेट। अब आपने कहा कि अलग अलग पार्ट्स आपने पढ़े थे। आपने कहा हेड वाला पोर्शन आपने देखा था, मिडिल पार्ट आपने देखा था, और टेल वाला जो आपके पास पोर्शन है वो आपने देखा था। आपने कहा जो मिडिल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, और जो हेड वाला पोर्शन है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये हेड वाला पोर्शन है वो एक मेम्ब्रेन से यहाँ पे कवर होता है, जैसे कि आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जो हेड वाला पोर्शन है इस प्रकार से कवर है। क्या कहते हैं, एक्रोसोमल कैप कहते हैं। एक्रोसोम यहाँ पर पाया जाता है। नेचर इसका कैसा होता है, आपने कहा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या आता है कि जब भी जो मेल गैमेट है वो एग सेल में पेनिट्रेट करेगा, तो ये जो एक्रोसोम है ये यहाँ पर क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि जो एग्स की कोट होगी, ठीक है, जो एग का कोट होता है वहां पर पेनिट्रेट करने में जो एक्रोसोम है वो मदद करता है। क्लियर है इतनी बात। आपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, आपने इमेज के थ्रू जान लिया कि एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको करना क्या है, आंसर आपको पता है, लेकिन आप जल्दी से इमेज बनाएंगे, जल्दी से यहाँ पे जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे और बताएंगे एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है। चलिए, तो अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसे पढ़िए।
जिसमें आपको पूछा गया है किन्हीं दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखिए जो मनुष्य में सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए कोशिकीय रोध सेलुलर बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है इम्यून सिस्टम से आया है, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जब इम्यूनिटी होती क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इम्यूनिटी क्या होती है, आपने कहा रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है आपकी, वही आप इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या मतलब है कि रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में जो क्षमता होती है उसे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे, इनेट इम्यूनिटी। इसका मतलब इनेट का मतलब क्या होता है, इनबॉर्न। आपने बोला होगा कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं इनेट जो आपको कैरेक्टर दिखे, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मार्क होते हैं जो इनेट होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, जन्म से होते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जन्मजात इम्यूनिटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की आपने पढ़ी है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी। यानी कि जो जन्मजात इम्यूनिटी आपने कहा, और दूसरा है अर्जित, जिसे अर्जित किया गया है। अब सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, अर्जित क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये बताना है, आपको किन्हीं दो प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताने हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एज अ बैरियर, ठीक है। तो क्या होते हैं, आपने कहा सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट CMNL neutrophils and natural killer cell in the blood are cellular barriers which provide innate immunity, ठीक है। अब आपको ये कहा गया है, सेल के तो आपको नाम पता चल गए हैं कि जो कि क्या करते हैं, इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो जन्म से आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या कहा, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, WBC क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है, WBC क्या है, आपने जब ब्लड के बारे में पढ़ा था तो आपने RBC के बारे में पढ़ा, आपने WBC के बारे में पढ़ा। अब ये जो WBC है ये आपको क्या दे रही है, इम्यूनिटी दे रही है। WBC के जो सेल्स होते हैं वो आपको इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। अब हम कहें कि जो आपका ब्लड है, यानी कि ब्लड किस चीज से मिलकर बना है, यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स भी होंगे, इन सारी चीजों से मिलकर के बना है। ब्लड आपके पास होता है जब आपका जन्म होता है, तो जन्म से ही आपके पास ब्लड होता है। तो आपने कहा कि जो WBC है वो भी आपके पास जन्म से है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, PMNL है, या फिर नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये आपके ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट थी। तो क्या है ये आपको क्या कर रही है, यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है तो क्या कहेंगे, आपने कहा इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो ये कैसे सेलुलर बैरियर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये तो बात हुई इनेट इम्यूनिटी की। बात करते हैं एक्वायर इम्यूनिटी की। एक्वायर इम्यूनिटी में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी बॉडी है, होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी पहचानती है कि आपकी जो अपनी सेल हैं, जो सेल्फ सेल होती हैं और जो फॉरेन सेल होती हैं, दोनों में वो अंतर को यहाँ पर देख पाती है, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर हो गया, कोई भी हो सकता है, कोई भी सूक्ष्म जीव है, कोई भी माइक्रोब है, वो आपकी बॉडी में जब एंटर होता है तो आपकी बॉडी पहचान जाती है कि ये हमारी बॉडी के सेल नहीं है, ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या, हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है, ताकि उस फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाए, जिससे कि वो जो फॉरेन पार्टिकल है जो कि आपको क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है, आपकी सेल्स को क्या कर डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे आप बाहर निकाल सके। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने कहा कि जो फॉरेन पार्टिकल्स था उसको आइडेंटिफाई करना, उसे पहचानना। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे इम्यून सेल्स ने उस फॉरेन पार्टिकल को पहचाना। फिर दूसरा क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज अब क्या करेंगी, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको क्या करेंगे, उसको जकड़ेंगी, उसको पकड़ेंगी, और इस प्रकार से क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसे डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, आप
आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके जो सेल्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल को और अपनी सेल को पहचान लेती हैं। वो इसलिए होता है कि जैसे आपने कहा कि हर एक घर में एक नंबर प्लेट होती है, आप पढ़ते हैं कि किसका घर है, वैसे ही हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें भी क्या होती है, एंटीजन लगे होते हैं। इन्हीं एंटीजन के द्वारा जो हमारे इम्यून सेल्स होती हैं वो पहचानती हैं कि कौन से हमारी बॉडी के सेल्स हैं और कौन से फॉरेन सेल्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अगर यहाँ पर देखा गया कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं तो एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, अब उस सेल्स को, उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने में या नष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। हो गया, आपके इम्यून सिस्टम ने आपको एक फॉरेन पार्टिकल से बचा लिया है, वो आपको पता भी नहीं चला। अब होगा क्या, सेम फॉरेन पार्टिकल्स अगर दोबारा आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, सेम जो फॉरेन पार्टिकल है वो दोबारा हमारी बॉडी में आ गया है, या सेम वही सूक्ष्म जीव जो पहले आया था वही हमारी बॉडी में आ गया है, तो होता क्या है, आप यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनी थी वो यहाँ पर अब एज अ मेमोरी सेल बन गई है। जो एंटीबॉडी वहां पर बनी है तो अब वो एकदम से एक्टिव हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होगी, पहले पहचाने की जरूरत होगी, फिर एंटीबॉडी बनाने की जरूरत होगी। अब आपने कहा कि जब दूसरी बार सेम पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो वहां पर हुआ क्या, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला, फॉरेन पार्टिकल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। यही रीजन है, इसे आप क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं, आपने एक्वायर कर लिया क्योंकि एंटीबॉडी बाद में बनी। जब फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आया तब वहां पर एंटीबॉडीज बनी है। तो यही रीजन है कि वैक्सीनेशन का, हमने क्या पढ़ा था, वैक्सीनेशन के बारे में आपने पढ़ा, तो वैक्सीनेशन का रीजन क्या होता है, यही होता है कि कोई भी जो, जैसे कि अभी आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा कि वैक्सीनेशन कराया जा रहा था, तो क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि क्या है किसी रोग के लिए उत्तरदायी है, हम करते क्या है, या तो हम उसे कंप्लीटली उसे क्या कर देंगे, मार देंगे, या तो वो कंप्लीटली कैसा होगा, आपने कहा डेड होगा, या वो इतना हम उसे, या तो पार्शियली डेड होता है, यानी कि वो इस रूप में होता है या इस कंडीशन में होता है कि वो आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, आपने एक माइक्रोब लिया, एक सूक्ष्म जीव लिया, और आपने या तो उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, नष्ट करने का मतलब ये कि वो क्या है, कंप्लीटली डेड है, या फिर वो क्या है, पार्शियली डेड है, यानी कि वो अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके शरीर में जा करके रोग उत्पन्न कर सके, उसे आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब होगा क्या, आपका जो इम्यून सिस्टम है एक्टिव होगा, इम्यून सेल्स पहचानेंगे कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, और सारी प्रोसेस सेम दोहराई जाएगी कि एंटीबॉडीज बनेंगे, और ये एंटीबॉडीज उस सूक्ष्म जीव को, उस माइक्रोब को वहां पर नष्ट कर देंगे। ये हुआ वैक्सीनेशन। ठीक है, अब क्या होगा, अगर कोई जो सूक्ष्म जीव है जो कि क्या है, कंप्लीटली एक्टिव है, ठीक है, ये तो आपने अपनी बॉडी में जब आपने वैक्सीनेशन कराया तो आपने इनएक्टिव जो वहां पर वो था सूक्ष्म जीव था, इनएक्टिव सूक्ष्म जीव को आपने एंटर किया। ठीक है, लेकिन जब कोई एक्टिव माइक्रोब्स आपकी बॉडी में, वही जिसका आपने क्या किया है, वैक्सीनेशन कराया, सेम माइक्रोब की बात हो रही है। ठीक है, या सेम फॉरेन पार्टिकल की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, माइक्रोब या फॉरेन पार्टिकल्स हम एक को ही कह रहे हैं। तो अगर सेम जिसका आपने वैक्सीनेशन कराया या फिर जिसे आपने इनएक्टिव फॉर्म में अपनी बॉडी में डाला था, अगर एक्टिव फॉर्म में या सक्रिय रूप में वो माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो होगा क्या, आपके पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और आपका इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव होगा, क्विक रिस्पॉन्स वहां पर दिया जाएगा, और इस प्रकार से आपकी क्या होती है, उस माइक्रोब से सुरक्षा हो जाती है। तो कंप्लीटली आपको ये क्या जानना है कि जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर 19, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको पूछेगा कि मेंडेलिय विकार क्या है, इन्हीं दो मेंडेलिय विकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। आपको बताने कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, दो एग्जांपल दीजिए, उनके बारे में आप बताइए। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, देखिए जब भी मेंडल का नाम आता है आप याद रखेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है डीएनए, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जीन्स, यानी कि वो विकार, वो डिसऑर्डर जो हमारी जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि वो विकार जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकते हैं, उसे आप कहते हैं मेंडेलिय विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जीन्स की बात हो रही है।
तो अगर यहाँ पे आंसर को हम देखें तो आपको आंसर क्या मिला, जेनेटिक इलनेस रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम और जीन म्यूटेशंस। आपने कहा कि जो जेनेटिक इलनेस होती है, जेनेटिक इलनेस का क्या मतलब है, एक ऐसी बीमारी कि जो कि आपको आगे की पीढ़ियों में भी देखी जाती है। अब जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती कि वो ट्रांसफर नहीं होती हैं, जैसे आपने कहा कैंसर। कैंसर ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक को कैंसर हो गया तो उनके जो वहां पे संतति होगी उसे भी होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर कि किसी को हीमोफीलिया हो गया है, तो हीमोफीलिया क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका। अब वो अलग बात है कि वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है, वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए आपने क्या कहा कि हीमोफीलिया क्या है, यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर है, पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो जेनेटिक इलनेस क्या होती है कि वो बीमारी, वो विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मलिटीज, कोई भी असामान्यता आपको देखने को मिल सकती है, किसमें, जीनोम में या जीन में। यहाँ पर जीन म्यूटेशन का भी आपको नाम बताया गया। जीन म्यूटेशन होता क्या है, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन, चाहे वहां पर नंबर में चेंजेस आ जाए, चाहे सीक्वेंस में चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो कोई भी चेंज अगर जीन्स में आता है, जीन्स की पोजीशन में, जीन के सीक्वेंस में, जीन के नंबर में कोई भी चेंज अगर यहाँ पर आता है तो उसे आप क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड हमने कहा these kinds of disease are caused by mutation in one gene and they sometimes run in families, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो बीमारियां होती है, म्यूटेशन इसका रीजन हो सकता है, और क्या होती है, ये आगे की जो पीढ़ियां हैं वहां पर भी ये ट्रांसफर होती रहती हैं। अब इससे पहले जो म्यूटेशन है, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि म्यूटेशन का रीजन क्या होता है। अब यहाँ पर जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का क्या रीजन है वो आपको पढ़ के आना है। म्यूटेशन के आपको अलग अलग रीजन मिलेंगे, ठीक है। आपने कहा कि म्यूटेशन के कुछ बायोटिक रीजन भी होते हैं, कुछ एबायोटिक रीजन भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट आपने कहा पेडिग्री एनालिसिस ऑफ लार्ज फैमिलीज, पेडिग्री एनालिसिस ऑफ लार्ज फैमिलीज विद मैनी affected individuals can be used to determine whether a disease associated gene is located on an autosomes or a sex chromosomes and whether the related gene disease phenotype is dominant or recessive। आपको कहा गया कि पेडिग्री एनालिसिस से ये पता चलता है कि कौन से जो ऐसे जीन, कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे हैं, या फिर किस क्रोमोसोम की बात की गई है, सेक्स क्रोमोसोम पर है, या फिर वो जो डिजीज है, वो जो विकार है, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपके पास है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, मेंडेलियन विकारों के बारे में आपको पढ़ना है। अब जैसे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल आपके पास आता है, या हीमोफीलिया का एग्जांपल आपके पास आता है, क्रॉस करने के लिए आता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि बताइए अगर किसी नॉर्मल फीमेल की शादी किसी कलर ब्लाइंड मेल से हो जाती है तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार से आपके पास क्या आते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।